हेलो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके असफल होने की क्या कारण थे। पहली चीज़, 1857 की क्रांति के असफल होने के प्रमुख कारण था जो बहादुर शाह जफर जो शासक था वो अयोग्य नेता था और उसकी उम्र भी लगभग 65 वर्ष की हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त देशी नरेशों, सामंतों की गद्दारी और निर्धारित तिथि से पहले ये विद्रोह हो जाना, सीमित संसाधन, कृषक वर्ग की इसमें उपेक्षा और मध्यम वर्ग की उदासीनता भी इसकी असफलता के मुख्य कारण बने। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों के पास टेलीग्राफ, रेलवे और योग्य सेनापति का होना अंग्रेज़ों की सफलता के कारण बने। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो विद्रोह का परिणाम 1857 के विद्रोह की समाप्ति के बाद लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर सन 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। रजवाड़ों का विलय नीति को त्याग दिया गया और उनके साथ यथास्थिति संबंध बनाए रखे जाने पर जोर दिया गया। कुछ आंतरिक परिवर्तन भी किए गए। जहां युद्ध के पहले सेना में भारतीयों और यूरोपियों का अनुपात 5:1 था, वहीं युद्ध के बाद यह 2:1 कर दिया गया। युद्ध के पहले भारतीय सेना की संख्या लगभग 2,38,000 थी, जबकि बाद में 1,40,000 हो गई, परंतु बाद में इसकी संख्या घटाकर सिखों और गोरखों की संख्या बढ़ा दी गई। ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में भारत विश्व में सबसे धनी देशों में से एक था। बर्नियर लिखता है कि सारे विश्व का सोना चांदी आकर यहाँ समा जाता था। सारे विश्व में भारतीय कपड़े और मसालों की धूम थी। डैनियल डिफो की एक उपन्यास है रॉबिन्स कोर्स में इस बात की शिकायत की गई कि भारतीय कपड़े हमारे नगरों और गली मोहल्ले से होते हुए बेडरूम तक आ पहुँचे हैं, अतः इन पर रोक लगानी चाहिए। 18वीं शताब्दी के अधिकांश देशों में भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि हॉलैंड ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति पर सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स और दादा भाई नौरोजी ने प्रकाश डाला। कार्ल मार्क्स ये जर्मनी के प्रसिद्ध विचारक थे। इन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों को 4 चरणों में विभाजित किया। पहला है व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। इन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौना और सुअरपन की संज्ञा दी। इससे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा गया।
रेलवे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यही भारतीय रेलवे आगे चलकर भारत के एकीकरण और औद्योगिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी। दादा भाई नौरोजी ये पहले भारतीय थे। इन्होंने वास्तविक ब्रिटिश आर्थिक नीति पर चरित्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रति व्यक्ति भारतीयों की गणना की और यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि मुगल काल की अपेक्षा भारतीय की आय गिरती जा रही है। उन्होंने अपनी पुस्तक इंग्लैंड डिबेट ऑफ इंडिया में धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आर.सी. दत्त ये भी पहले भारतीय विद्वान हैं। ये पहले भारतीय थे। इन्होंने भारत की आर्थिक इतिहास लिखा। इनकी अपनी पुस्तक है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ब्रिटिश उपनिवेशिकवाद के इन्होंने तीन चरणों में बांटा। वाणिज्यिक पूंजीवाद और औद्योगिक पूंजीवाद, द्वितीय पूंजीवाद को विभाजित किया तीसरा। इसके जो चरण हैं वो अलग अलग हैं। ब्रिटिश उपनिवेशिक का प्रथम चरण या वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813 तक। इस चरण की शुरुआत प्लासी युद्ध के बाद बंगाल ब्रिटिश राज्य की स्थापना से हुई, जब अंग्रेजों ने वैध और अवैध तरीके से भारत की संपदा का दोहन प्रारंभ किया। इसमें तेजी बक्सर युद्ध के बाद आई। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना से हुई। बंगाल में द्वैध शासन स्थापना से आई। बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन के शब्दों में बंगाल में दुख की काली भरी अमावस्या की शुरुआत हो गई। नवीन चंद्र ने कहा था कि बंगाल में दुख की काली भरी अमावस्या की शुरुआत हो गई, जबकि इतिहासकार के.एन. पनिकर ने इसे डाकू राज्य की संज्ञा दी। ब्रिटिश इतिहासकार पारसी स्पीयर ने बेशर्मी एवं लूट का काल कहा। मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलीवन ने लिखा, हमारी व्यवस्था उसके समान कार्य करती है जो गंगा के किनारे सभी अच्छी वस्तुओं को सीख कर उसे टेम्स के किनारे निचोड़ दी जाती है। भारतीय संपदा का उपयोग इंग्लैंड में भारी मशीनों को खरीदने में किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। अतः उनके उद्योगों और मशीनों के लिए रुपयों की आवश्यकता न होकर कच्चे माल की आवश्यकता मुख्य रूप से की। इसके साथ ही दूसरे चरण की शुरुआत हो जाती है। थैंक यू।